अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के लिए कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके सामने है। अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपके 24 की पेपर होने वाले हैं वो 20 दिसंबर 2024 को इसका पेपर होगा और 70 नंबर का पेपर आएगा और उसमें आपके 45 कुल प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार का 3.25 घंटे का पूरा पेपर होगा जिसमें आपको 10 तो आपके MCQ होंगे, 10 क्वेश्चन तो MCQ के आएंगे और फिर आपके जो 8 क्वेश्चन है वो रिक्त स्थान आएंगे और जो 10 क्वेश्चन है वो वन लाइनर आने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट जो भी आपकी क्वेश्चन बनती है इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसकी PDF आपको ऐप के ऊपर मिलेगी और ऐप के ऊपर टेस्ट भी दे सकते हैं और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना। तो आइए क्लास 9th की सामाजिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर इसमें देखते हैं। पहला प्रश्न ये कि नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1804 में। 1804 इसका करेक्ट आंसर होगा 1804 में जो नेपोलियन बोनापार्ट है इसने जो स्वयं को जो फ्रांस का सम्राट यहाँ पे घोषित किया था। तो ये है नेपोलियन बोनापार्ट वाला पार्ट, फ्रांसीसी क्रांति। तो इससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो ये है कि नेपोलियन जो फ्रांस का सम्राट है वो कब बना था? 1804 में बना था। इसके अलावा फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो याद रखें 1789 यानी कि 1789 को फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी। और लुई 16वां जो फ्रांस की क्रांति के समय जो सम्राट जो शासक था वो कौन था? तो वो भी इसमें हमें याद रखना है। तो फ्रांस की क्रांति कब प्रारंभ हुई? तो 1789 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो इस पार्ट का इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो ये है कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रूसो की रचना है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये रूसो की रचना है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए याद रखें ये रूसो की रचना है। और 1804 में जो फ्रांस का सम्राट खुद किसने घोषित किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद ने जो 1804 में फ्रांस का सम्राट घोषित कर लिया था। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो वाटरलू का युद्ध 1815 में होता है और इसमें जो नेपोलियन बोनापार्ट है इसकी हार हुई थी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है दूसरा प्रश्न इसका, औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है, यह किसका विचार है? तो औद्योगिक समाज एक पूंजीवादी समाज है, ये जो विचार था वो कार्ल मार्क्स का विचार है। अगला प्रश्न है कि वर्साई की संधि कब हुई थी? तो वर्साई की जो संधि है वो 1919 में होती है। तो ये प्रश्न आपके प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जो 1919 में जून 1919 में वर्साई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिटलर का जन्म कब हुआ था? तो 1889 में हिटलर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हिटलर का पूरा नाम क्या है? तो हिटलर का पूरा नाम है एडोल्फ हिटलर। और क्या प्रश्न बन सकता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? तो 1939 से 1945 तक चला। कितने वर्षों तक चला? तो ये 6 वर्षों तक चला था। फिर आपके प्रश्न बनेगा कि मित्र राष्ट्र कौन कौन से हैं? तो मित्र राष्ट्र में याद रखें एक तो ब्रिटेन था, एक फ्रांस था, एक अमेरिका था और एक सोवियत संघ था। दूरी राष्ट्र कौन थे? तो जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली और जापान ये दूरी राष्ट्र के उदाहरण हैं। और मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ था। फिर इंपॉर्टेंट प्रश्न और बनता है इसमें, ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि पहला विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। फिर आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रथम विश्व युद्ध के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध के लिए जर्मनी को जो जिम्मेदार ठहराया गया था। अगला प्रश्न है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा से संबंधित 100% प्रश्न पूछा जाता है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो इन राज्यों के नाम याद रखें। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, मित्र पर गमछा जार। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक है, इससे याद रखें 8 ही राज्यों के इसमें नाम आ जाएंगे। मी से हो जाएगा आपके मिजोरम, त्र से हो जाएगा आपके त्रिपुरा, प से हो जाएगा पश्चिम बंगाल और र से हो जाएगा अपने राजस्थान, ग से हो जाएगा गुजरात, म से होगा मध्य प्रदेश और छा से हो जाएगा छत्तीसगढ़ और जार से हो जाएगा झारखंड। तो ये 8 वो स्टेट है जहाँ से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कर्क रेखा वो गुजरती है। तो इनमें से किसका नाम नहीं है? तो राजस्थान का है, छत्तीसगढ़ का है, त्रिपुरा का है, लेकिन ओडिशा का नाम नहीं है। तो इसका उत्तर अपने उड़ीसा हो जाएगा। तो सही आंसर इसका उड़ीसा करेंगे। तो प्रश्न पूछ ले कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये आपको विशेष तौर पे याद रखना है। नेक्स्ट है
अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में स्थानीय समय में कितना अंतर होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि भारत का जो भूमि है उसका क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है। तो भारत की जो भूमि है उसका क्षेत्रफल होगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर इसका जो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो अपना एशिया महाद्वीप है, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। प्रश्न पूछे कि भारत में सबसे लंबी जो तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपने जो गुजरात है वो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। तटरेखा उसको कहते हैं जिसकी सीमा समुद्र के साथ में लगती है। तो समुद्र के साथ में सबसे ज़्यादा जो लंबी सीमा लगती है वो गुजरात की लगती है। और फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि पूर्व में स्थित भारत का पड़ोसी देश कौन सा है। तो पूर्व में जो स्थित भारत का पड़ोसी देश है वो है म्यांमार और चीन। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनेगा कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, नाम लिखिए। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मित्र पर गमछा जाल इसकी शॉर्ट ट्रिक है, जिसमें आपके मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये झारखंड, इसके टोटल है जो 8 स्टेट से होकर ये गुजरती है। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। तो भारत को विश्व में हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, इंडिया के नाम से जानते हैं, आर्यव्रत और भारत, इन सभी नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत का जो मानक याम्योत्तर जो मानक समय रेखा है वो कौन सी है। तो जो भारत की जो मानक जो समय रेखा है याम्योत्तर वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और इसको अपन भारत का मानक याम्योत्तर कहा जाता है, जो कि भारतीय मानक समय जो है वो GMT से 5.5 घंटे आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 5। पाँचवा क्वेश्चन है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है। तो ये क्वेश्चन है अपना यहाँ से, पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर वो कौन सा है। पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर वो है महेंद्रगिरी। तो 10वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी जो है वो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है। तो इसका आंसर अपन करेंगे महेंद्रगिरी। तो महेंद्रगिरी नाम याद रखिए, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सबसे जो ऊंचा पर्वत शिखर आपके इसमें होगा। तो महेंद्रगिरी। एक और प्रश्न ये बन सकता है कि खारे पानी की जो झील होती है उसको क्या कहा जाता है। तो खारे पानी की झील को लेंगुन कहा जाता है। तो लेंगुन याद रखें, खारे पानी की झील को लेंगुन कहा जाता है। राजस्थान में जो खारे पानी की झील है उसमें नाम याद रखें सांबर। सांबर खारे पानी की झील है। और इंडिया में आपको नाम याद रखनी है चिल्का। चिल्का जो कि उड़ीसा में पड़ती है और ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। ये सांबर भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है ये अपने जयपुर में आती है। अगला प्रश्न बनेगा ये कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप समूह कौन सा है। तो नाम याद रखिए माजुली। माजुली जो द्वीप समूह है वो माजुली या मजुली कहते हैं इसको। तो ये माजुली या फिर माजुली नाम लिख लें। ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है। विश्व का सबसे बड़ा है जो नदीय द्वीप है तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ये बना हुआ है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा वो इसमें से ये है कि अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है। तो जो मालवा का पठार है वो अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है। तो इसका आंसर होगा मालवा का पठार। फिर क्वेश्चन इसमें से इंपॉर्टेंट बनेगा कि बांगर और खादर में अंतर लिखिए। तो बांगर जो होती है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। याद रखने के लिए 2 शब्द मैंने लिखे हुए, एक तो बापू और एक खान। तो इनसे जो मिट्टी है उसका प्रकार पता चलेगा कि बांगर में पुरानी होती है और खादर है उसमें नई जलोढ़ मिट्टी होती है। फिर आपके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर पूछेगा। तो पूर्वी घाट जो है वो प्रायद्वीप भारत का पूर्वी भुजा का निर्माण करता है, जबकि पश्चिमी घाट जो है प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिमी भुजा का निर्माण करता है। इसके अलावा पूर्वी घाट कोरोमंडल तट के समांतर है, जबकि जो पश्चिमी घाट है वो मालाबार तट के समांतर है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची जो पहाड़ी है उसका नाम है महेंद्रगिरी, जबकि जो पश्चिमी घाट है इसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी और डोडा बेटा। ये डोडा बेटा दोनों ही जो अन्नाईमुड़ी है ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी नदी जो नदी ब्रंश घाटी में होकर बहती है। महानदी, तुंगभद्रा, कृष्णा और तापी। तो इसका उत्तर हो जाएगा तापी। तापी और एक और नदी है नर्मदा जो कि ब्रंश घाटी में होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा का शब्द है। तो डेमोक्रेसी जो शब्द है वो वैसे तो यूनानी भाषा का शब्द है, लेकिन ये अभी यूनानी भाषा का शब्द से लिया गया है और ये डेमोस से बना है, जबकि अभी जो ऑप्शन है उसके अनुसार इसका आंसर जो है वो अपन अंग्रेजी करेंगे, क्योंकि हिंदी नहीं होगा,
अरबी नहीं होगा और संस्कृत नहीं होगा, तो इसका आंसर अपन अंग्रेजी करेंगे। और ऑप्शन में अगर आपको यूनानी दिखे तो फिर आपको यूनानी कर देना है। तो ये प्रश्न है, ये यूनानी भाषा, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ये यूनानी भाषा का शब्द है। याद रखें, डेमोक्रेसी यूनानी भाषा का शब्द है, वैसे ही अंग्रेजी भाषा से इसका जो उच्चारण अपन डेमोक्रेसी करते हैं। भारत में वोट डालने की उम्र कितनी है? तो वो है 18 वर्ष। आन सांग सू की किस देश की? तो ये म्यांमार की है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने देश हैं? तो सुरक्षा परिषद में 5 देश हैं। नेक्स्ट है श्रीलंका की राजधानी, तो इसका उत्तर हो जाएगा कोलंबो। और भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर अपने कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। नेताजी के नाम से सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। और पंथ निरपेक्ष क्या होता है? कि राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान है, उसको पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष कहते हैं। समता का तात्पर्य क्या है? सभी कानून के समक्ष सभी जो समान है, इसको अपन समता कहते हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। और पॉलिटिक्स ये किताब है जिसके रचनाकार कौन है? अरस्तु है। पॉलिटिक्स जो किताब है उसके रचनाकार अरस्तु है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान को लागू कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लागू किया गया है तो ये 26 जनवरी 1950 को भारत में इसको लागू किया गया था। जबकि स्वीकार कब किया गया, अंगीकार कब किया गया? तो संविधान सभा द्वारा जो स्वीकार किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को किया गया था। और इसी याद में अपन 26 नवंबर उनको याद रखने के लिए प्रतिवर्ष जो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। और ये 26 डेट याद रखने के लिए अपन 26 जनवरी को लागू करते हैं। तो ये 26 जनवरी 1949 को लागू किया गया था। तो संविधान वाले पार्ट से और कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं? तो प्रश्न ये बनेगा कि जो दक्षिण अफ्रीका का जो रंगभेद का विरोध है वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये डॉक्टर नेल्सन मंडेला के द्वारा किया गया था। इनको अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम है तो द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये इनकी आत्मकथा का नाम है। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो 1946 में होता है, दिसंबर 1946 में। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की जो उम्र है, वोट देने की उम्र, वो 18 वर्ष है। भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा? तो भारत के संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। फिर इस पार्ट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो ये है कि भारत का जो संविधान है वो लिखने वाले सभा में कितने सदस्य थे? तो उसमें 299 सदस्य थे। भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो ये 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। इस दिन जो इसको अंगीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यसभा का सभापति होता है उसको अपन उपराष्ट्रपति कहते हैं। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको सभापति कहते हैं और वो उपराष्ट्रपति होता है। अभी वर्तमान में देश के उपराष्ट्रपति कौन है? कमेंट करके बताना, जो कि राज्यसभा के सभापति भी हैं। तो इसको अच्छे से कमेंट करके आपको बताना कि कौन अभी भारत के उपराष्ट्रपति हैं। फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और आपके जो महात्मा गांधी है उनको राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। भारत देश जो है वो स्वतंत्र कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। नेल्सन मंडेला ये दक्षिण अफ्रीका के थे। महात्मा गांधी ये भारत के थे। आन सान सू की ये म्यांमार के थे। और अब्राहम लिंकन ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे। सुकरात जो थे वो एथेंस के थे। तो ये आपको अच्छे से याद रख लें। फिर आपसे पूछे कि नेल्सन मंडेला को कौन सी जेल में रखा गया? तो इनको रोबन द्वीप की जेल में रखा गया था। और धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ होता है? तो राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, सभी धर्म समान होते हैं। पार्टियां सत्ता के लिए आपस में क्या करती हैं? तो मान लो किसी एक दल को जो स्पष्ट बहुमत नहीं मिले तो फिर वो आपस में क्या कर लेती हैं? सत्ता के लिए गठबंधन कर लेती हैं। भारत कौन से महाद्वीप में है? तो भारत अपने एशिया महाद्वीप में है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। और समानता का मतलब क्या है? कानून की दृष्टि से सभी जो समान है। अगला क्वेश्चन बनता है, नवा प्रश्न है कि पालमपुर के लोगों का मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा पालमपुर वाला जो आपके पार्ट है। तो पालमपुर गांव की जो कहानी है उसके इंपॉर्टेंट प्रश्न अपन देख लेते हैं इसमें। जो पालमपुर जो लोग थे पालमपुर के, वो अधिकतर जो खेती का कार्य करते थे वो कृषि पर जो अपना कार्य करते थे, तो कृषि पर आधारित थे। तो इसका आंसर अपन मुख्य आर्थिक गतिविधि में क्या करेंगे? कृषि करेंगे। एग्रीकल्चर इनका मेन जो गतिविधि का जो काम था। तो पालमपुर गांव की जो कहानी है उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन देख लेते हैं। इसमें आपके प्रश्न बनेगा कि गांव के कितने परिवार है जो भूमि के स्वामी थे? तो 80 परिवार जो भूमि के स्वामी थे और ये सभी उच्च जाति के थे। इसके अलावा इसमें जो
240 परिवार थे, उनके पास में 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले भूमि के छोटे टुकड़े थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भूमि मापने की इकाई क्या होती है, तो वो हेक्टेयर होती है। उत्पादक के प्रमुख कारक कौन कौन से, तो उत्पादन, भूमि, श्रम और पूंजी होती हैं। इसके अलावा आप याद रखें कि इसका जो प्रमुख जो बहुविध जो फसल प्रणाली वो क्या होती है, तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना, ये बहुविध फसल प्रणाली होती हैं। भूमि मापने की मापक इकाई क्या होती है, तो वो हेक्टेयर होती हैं। पालमपुर के सभी किसान कम से कम कितनी मुख्य फसलें पैदा करते थे, तो 2 मुख्य फसलें पैदा करते थे और तीसरी फसल के रूप में वो आलू पैदा करने का कार्य करते थे। हरित क्रांति का जनक भारत में MS स्वामीनाथन को कहा जाता है और ये 1960 के दशक में शुरू हुई थी, जो कि गेहूं और चावल की जो लिए बहुत ही लाभकारी है सिद्ध हुई थी। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो प्रमुख जिनका कृषि कार्य है वो इसका जो एक्टिविटी थी, और भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वो स्वामीनाथन है और ये 1960 के दशक में शुरू होती है। फिर नेक्स्ट है कि पालमपुर गांव के का मुख्य व्यवसाय क्या था, तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषि। पालमपुर के जो गांव के लोग थे उनका मुख्य कार्य था कृषि कार्य, और भूमि मापने की इकाई क्या है, तो वो है हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि बहुविध फसल प्रणाली, तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल का उत्पादन करना वो बहुविध फसल प्रणाली कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन है जो 10वां प्रश्न है ये कि निम्न में से कौन सा तृतीय या सेवा क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, तो इसमें बीमा, बैंकिंग, परिवहन ये तो हैं, लेकिन जो सेवा क्षेत्र में विनिर्माण उद्योग है वो आपके द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, ये तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है, ये सेवा क्षेत्र में नहीं आता है। तो बीमा, बैंकिंग और परिवहन ये सेवा क्षेत्र में आते हैं। तो तृतीय क्षेत्र जो होता है इसको अपन सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें कौन कौन आता है, तो तृतीय क्षेत्र में एक तो शिक्षा आती है, एक स्वास्थ्य आता है, पर्यटन सुविधाएं आती है, व्यापार आता है, परिवहन आता है, बैंकिंग आती है, बीमा आती है, ये सभी तृतीय क्षेत्र में शामिल होते हैं। और द्वितीय क्षेत्र में आपके जो विनिर्माण जैसे उद्योग आदि इसमें शामिल होते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या होता है, कृषि होती है, पशुपालन होता है, मछली पालन, मुर्गी पालन, खनन, ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा रिक्त स्थान का आएगा, जिसमें आपके रिक्त स्थान के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें टोटल आपके जो 18 प्रश्न, ये 11 से लगा के 18वें तक 8 प्रश्न इसमें रिक्त स्थान के पूछे जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न ये है रिक्त स्थान में 11वां क्वेश्चन कि 1789 में जो क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस का जो सम्राट था वो कौन था, तो लुई 16वां था। कौन था ये, लुई 16वां। 10 और 6 इस प्रकार से आपको लिखना है, XVI लिखना है, जो कि लुई 16वां हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो ये है फ्रांस की क्रांति वाला पार्ट, पहला पार्ट है इसमें। और इसमें आपसे पूछा गया कि फ्रांस की क्रांति ये 1789 में शुरू हुई थी और क्रांति के दौरान वहाँ का जो लुई 16वां है वहाँ का शासक था और फ्रांस के समाज में सामंती व्यवस्था आधारित थी। और नेपोलियन जो बोनापार्ट है इसने फ्रांस का सम्राट खुद को कब घोषित किया, तो 1804 में घोषित किया था। फ्रांस की क्रांति कब शुरू होती है, तो ये 1789 को शुरू होती हैं। फिर आपको एक किताब का नाम याद रखना है, द स्पिस्टी ऑफ लॉज, ये किसकी किताब है, तो ये मोस्टेंक्यू की जो रचना है। तो इस किताब का नाम याद रखें, द स्पिटीज ऑफ लॉज, ये किसकी रचना है, मोस्टेंक्यू की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि रूस के जार ने राजगद्दी कब छोड़ी, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1917 में। इंपॉर्टेंट डेट है ये 1917। रूस का जो जार था इसने 1917 में अपनी राजगद्दी छोड़ दी। तो रूस की क्रांति जो है वो 1917 में होती है और 1917 में जो क्रांति के परिणाम स्वरूप है जो जार का जो शासन है वो समाप्त हो जाता है। रूस की संसद का नाम आपको याद रखना है ड्यूमा, और जिसका गठन 1905 की जो क्रांति हुई थी उसके दौरान इसका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना लाख वर्ग किलोमीटर है, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल है। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का जो 2.4% है। ये तो एक याद ये रखना है कि भारत का जो एरिया है वो पूरे वर्ल्ड का 2.4% होता है। और फिर आपको इसमें संख्या के रूप में याद रखना हो तो 32.8 लाख इसका क्षेत्रफल लाख वर्ग किलोमीटर में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये प्रश्न इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है, श्रीलंका, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या फिर मालदीव। इनमें से कौन सा जो अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत की जो खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार 2015 तक किस देश में नहीं था, तो ये सऊदी अरब में नहीं था। दक्षिण अफ्रीका का संविधान अतीत और भविष्य दोनों की बात करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालमपुर में उत्पादन की प्रमुख क्रिया थी, तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा कृषि। पालमपुर के जो लोग थे वो कृषि पर आधारित थे। 1951 में भारत की साक्षरता दर 18.33% थी। तो 2011 के अनुसार भी आपको याद कर लेनी कितनी थी, 1951 में तो कितनी थी, 18.33 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइद क्या था? तो टाइद एक प्रकार का धार्मिक कर था। टाइद क्या था? एक प्रकार का धार्मिक कर था। तो यह है प्रश्न आपके फ्रांस के विषय में, टाइद क्या था? तो टाइद एक प्रकार का जो अप्रत्यक्ष कर था। ये एक आपके अप्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण है। फिर यही क्वेश्चन वापस मिलान करने वाले में भी है। तो ये टाइद जो है एक प्रकार का क्या था? धार्मिक कर था। तो याद रखिए, टाइद जो है वो एक प्रकार का धार्मिक कर था। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन कौन थे? अच्छा, इससे पहले ये कि रूसी क्रांति से पूर्व रूस में कौन कौन से दल थे, तो इनका जो दलों का नाम है वो देख लेते। तो रूसी क्रांति से पहले जो पार्टी थी उसका नाम है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के मुख्य मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? तो द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था वो 1939 से 1945 तक 6 वर्षों तक चला था। इसमें आपको मित्र राष्ट्रों के और दूरी राष्ट्रों के नाम याद कर लेना है। तो मित्र राष्ट्र में नाम याद रखिए, एक तो ब्रिटेन का, एक फ्रांस का, एक अमेरिका का, एक रशिया का यानी कि सोवियत संघ का। इसके अलावा दूरी राष्ट्र में कौन थे? जर्मनी थे, इटली और जापान। ये तीनों ही दूरी राष्ट्र के उदाहरण हैं, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और सोवियत संघ ये मित्र राष्ट्र के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक याम्योत्तर क्या माना गया है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारत का मानक याम्योत्तर माना गया है। ये GMT से 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दून किसे कहते हैं? तो दून की परिभाषा इसमें पूछी जा रही। तो निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच जो लंबत जो घाटियाँ होती है इसको अपन दून कहते हैं। जैसे देहरादून है, पोटली दून है, ये सभी दून के उदाहरण हैं। तो ये पांचवा है इसमें कि निम्न हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की जो लंबत घाटी होती है उसको अपन क्या कहते हैं? दून कहते हैं। देहरादून इसका उदाहरण है। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर का नाम आपको कमेंट करके बताना है। ये कह रहा है कि कंचनजंगा, जो कि गलत है। तो सही कौन सा होगा, इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर उसका नाम क्या है। अगला प्रश्न है कि अफवाह द्रोणी किसे कहते हैं? तो अफवाह द्रोणी क्या होती है? एक नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रभावित क्षेत्र होता है, उसको अपन अफवाह द्रोणी कहते हैं। तो अफवाह द्रोणी में क्या होता है कि नदी, किसी क्षेत्र में नदी तंत्र से संबंधित विभिन्न दिशाओं में बहकर जो आने वाली नदियाँ तथा उसकी सहायक नदियाँ होती हैं उसको अपन अफवाह तंत्र या अफवाह द्रोणी कहते हैं। गंगा नदी की जो मुख्य धाराएं हैं उनका नाम क्या क्या है? तो गंगा नदी की जो मुख्य धारा है इसका नाम भागीरथी और अलकनंदा है। ये भी प्रश्न जो पूछा गया है, याद रखें, भागीरथी और अलकनंदा है। इसके अलावा देवप्रयाग के निकट गंगा पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर के मैदानी भाग में प्रवेश कर लेती हैं। तो ये इसमें गलत हो जाएगा। तीसरा वाला इसमें सही है, चौथा वाला इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए। तो लोकतंत्र का जो दो गुण है इसमें आपको इसमें लिखना है। कोई भी दो गुण लोकतंत्र के बताना, डेमोक्रेसी के कोई भी दो प्रॉपर्टी बताएं। तो लोकतंत्र के मुख्य गुण और विशेषता कौन कौन से हैं? लोकतंत्र में फैसले लेने के जो शक्ति हैं वो लोगों के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। चुनाव जो स्वतंत्र और निष्पक्ष होने चाहिए। लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट डालने का अधिकार होता है और कानून का राज, अधिकारों का आदर होना चाहिए। ज़रूरी है कि सरकार नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकारों का आदर करें और उनको सोचने की, अपनी राय बनाने की, सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त करने की, संगठन बनाने की, विरोध करने की और अन्य राजनीतिक गतिविधियां करने की स्वतंत्रता होती हैं। लोगों द्वारा चुने हुए शासकों द्वारा ही प्रमुख फैसले लिए जाते हैं। एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों तथा नागरिक अधिकारों द्वारा खींची लक्ष्मण रेखाओं के भीतर ही काम करती हैं। इसके अलावा याद रखें, इसमें चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने विकल्प उपलब्ध करवाता है कि चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकता है। इस चुनाव में बनी सरकार द्वारा संविधान द्वारा बुनियादी कानूनों तथा नागरिक अधिकारों के दायरे में मानते हुए काम करती हैं। ये प्रमुख जो लोकतंत्र की विशेषता है, प्रमुख गुण है। अगला प्रश्न है, रंगभेद नीति क्या है? तो रंगभेद नीति के बारे में पूछा। तो रंगभेद क्या होते हैं? रंगभेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिणी अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई और दक्षिणी अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के
गोरो लोगों ने लादी गई थी। तो ये रंगभेद की प्रमुख नीति थी जो कि दक्षिण अफ्रीका के लोगों पर लगाई गई थी। अगला प्रश्न है रबी की और खरीफ की तीन तीन फसलों के उदाहरण बताने। रबी की जो फसल है वो सर्दी की ऋतु में बोई जाती हैं और फसल पकाने के लिए सिंचाई की इसमें आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए गेहूं और चना इसका उदाहरण है। और इसके साथ में जो फसलें बोई जाती हैं जैसे सरसों है, अलसी है, मटर है, चना, जो ये सभी रबी की फसल के उदाहरण हैं। जो फसल बरसात के मौसम में बोई जाती हैं और फसल को पकाने के लिए पानी वर्षा से मिलता है उसको अपन खरीफ की फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए मक्का, जवार, बाजरा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, धान, ये सभी है जो खरीफ की फसल के उदाहरण हैं। चावल भी एक प्रकार का एक खरीफ की फसल का उदाहरण है। चावल दे दे या फिर धान, दोनों एक ही होते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, बेरोजगारी का क्या अभिप्राय है। बेरोजगारी का क्या मतलब होता है। तो बेरोजगारी का अर्थ होता है योग्य तथा जिनको काम की आवश्यकता है उनको चाह कर भी काम का न मिलना बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। तो ये जो क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन अपने एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 से लगा के क्वेश्चन नंबर जो 28 है वो सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर आपका 1.5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो 6 प्रश्न होंगे वो 1.5 नंबर के पूछे जाएंगे। 1 से 1/2 नंबर में 6 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं। कौन कौन से प्रश्न होंगे। तो हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी क्या थी। तो 25वां प्रश्न है कि हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी किसे कहते हैं। तो जो जापान से संधि करना ये हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी के रूप में जाना जाता है। तो जापान से संधि कर ली थी हिटलर ने, तो इसको अपन हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी के रूप में जानते हैं। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि नदी प्रदूषण के 3 कारण बताइए। तो नदी प्रदूषण के जो प्रमुख कारण है, एक तो पहला कारण है कि औद्योगिक जितने भी अपशिष्ट है उनको जो नदियों में मिलाया जा रहा है। इसके अलावा जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं वो सभी नदियों के किनारे विकसित हो रहे हैं और जो घरों का जो कूड़ा कचरा होता है उसको भी जो नदियों में मिला दिया जाता है। इसके अलावा जो सीवरेज का पानी होता है उसको भी नदियों में मिलाने के कारण नदियों का जो पानी है वो दूषित होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है, स्पष्ट कीजिए। तो भारत में जो पंथ निरपेक्षता क्या है। तो भारत में पंथ निरपेक्ष देश है एक, क्योंकि नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है। भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी, उसका अपना कोई धर्म नहीं है। तो ये भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। फिर अगला प्रश्न है कि उन 3 कारणों का उल्लेख कीजिए जो कि भारतीय चुनाव को लोकतांत्रिक बनाते हैं। और एक हरित क्रांति के ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। जन्म दर की परिभाषा आपको बतानी है। तो जन्म दर क्या होती है। किसी भी क्षेत्र में या फिर किसी विशेष देश में प्रति वर्ष जो प्रति 1000 लोगों के पीछे जीवित बच्चों की संख्या होती है उनको जन्म दर कहा जाता है। मृत्यु दर क्या होती है। तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मरने वालों की जो संख्या होती है उनको मृत्यु दर कहा जाता है। हरित क्रांति के ऊपर टिप्पणी लिखनी है। तो हरित क्रांति जो है भारत में इसका जो नेतृत्व किया गया था सबसे पहले वो MS स्वामीनाथन के द्वारा किया गया था। 1960 के दशक में ये जो अंत में जो इसको शुरुआत की गई थी। भारतीय किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों को HIV के द्वारा गेहूं तथा चावल की खेती करने के तरीके सिखाए गए थे। भारत में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग किया था। और इसमें पालमपुर में परंपरागत बीजों से गेहूं की जो उपज है वो 1300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी और HIV बीजों की उपज 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। इसके अलावा यहाँ जो हरित क्रांति है इसमें किसानों ने खेती में सिंचाई के लिए नलकूप और HIV बीजों तथा रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया। ट्रैक्टर मशीनें खरीदी और जिससे कि कृषि में काम में तेजी आई और गेहूं का ज़्यादा पैदावार हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए। नेपोलियन के कोई पतन के 4 कारण बताने हैं और भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करना है। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है, लोकतंत्र से क्या आशय है, परिभाषा दीजिए। लोकतंत्र की इसमें परिभाषा देनी है। भारत में चुनाव आयोग के अधिकारों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। पालमपुर में बहुविध फसल प्रणाली को समझाइए। और दूसरे संसाधनों की बात, जनसंख्या भी एक संसाधन है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, स्पष्ट कीजिए। तो बहुविध फसल प्रणाली क्या होती है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करना बहुविध फसल प्रणाली कहलाती है। पालमपुर में सभी किसान कम से कम 2 मुख्य फसलें पैदा करते थे और तीसरी फसल के रूप में वो आलू का पैदावार किया करते थे।
भूमि को मापने की जो मानक इकाई है उसको हेक्टेयर कहा जाता है। तो दूसरा संसाधन की तरह जो जनसंख्या भी एक प्रकार का संसाधन होती है, तो इसको भी देख लेते हैं। संसाधन के रूप में लोग किसी देश में कार्यरत लोगों को वर्तमान उत्पादन और कौशल और योग्यताओं का वर्णन करने का एक तरीका है। यह लोगों की सकल घरेलू उत्पाद के सर्जन में उनके योगदान को क्षमता पर बल देती है। संसाधनों की भांति अन्य संसाधनों की भांति जनसंख्या भी एक प्रकार का संसाधन है जिसे मानव संसाधन कहा जाता है। जनसंख्या दायित्व नहीं है, इसे परिसंपत्ति के रूप में बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए जापान में प्राकृतिक संसाधन नहीं है, फिर भी वह विकसित देश है क्योंकि जापान जैसे देशों में मानव पर संसाधन पर निवेश किया गया है और जापान के लोगों ने कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की है और उसी देश से यह देश धनी और विकसित बना है। जनसंख्या मानव पूंजी में निवेश से आशय है। लोगों में शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधाओं के द्वारा निवेश करेंगे तो वह भी देश के लिए उत्पादक बनेंगे। जिस प्रकार से भूमि, जल, वन, खनिज आदि हमारे लिए प्राकृतिक संसाधन है, उसी प्रकार से मनुष्य भी एक प्रकार का बहुमूल्य संसाधन है। तो चुनाव आयोग का क्या कार्य है? तो चुनाव आयोग होता क्या है? तो चुनाव आयोग भारत में चुनाव संपन्न कराने का कार्य एक निष्पक्ष और स्वतंत्र इकाई के रूप में करता है, जिसको अपन चुनाव आयोग कहते हैं। यह जो देश में जितने भी आम चुनाव होते हैं खास उनको जो यहाँ पे चुनाव करवाने का कार्य करवाता है। तो भारतीय चुनाव आयोग में कौन कौन से अधिकार क्षेत्र हैं? तो चुनाव अधिसूचना जारी करने से लेकर नतीजों की घोषणा तक चुनावी प्रक्रिया का संचालन करता है। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करना तथा उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को दंडित करना, चुनाव के दौरान सरकार को दिशा निर्देश मानने का आदेश देना, सरकारी अधिकारियों को अपने अधीन करके उससे चुनावी कामकाज में लेना, और जिन मतदान केंद्रों पर चुनाव ढंग से नहीं हुआ है वहाँ उनको दोबारा चुनाव जो कराया जाना, ये चुनाव आयोग का प्रमुख कार्य क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न है दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, जो कि 3-3 नंबर के 3 प्रश्न होंगे 9 नंबर में। तो रूसी क्रांति और सोवियत संघ में वैश्विक प्रभाव को समझाना है। गुमंतु कृषि किसे कहते हैं? संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनकी प्रमुख शक्तियों का वर्णन करना है। राष्ट्रपति के कार्यों में एक कार्य होता है आपके राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करना। तो संविधान की धारा 123 में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। जब उस समय जब संसद की बैठक न हो रही हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है, परंतु जब संसद की बैठक बुलाई जाती है तो उस बैठक में प्रथम दिन से लेकर 6 सप्ताह तक के बीच में राष्ट्रपति उस अध्यादेश को स्वीकृति संसद से प्राप्त करनी पड़ती है। यदि संसद अध्यादेश को स्वीकार नहीं करती है तो अध्यादेश वापस ले लिया जाता है, और यदि संसद अध्यादेश को स्वीकार कर लेती है तो वह अध्यादेश कानून बन जाता है। अगला प्रश्न है भारत में निर्धनता के प्रमुख कारणों का स्पष्ट करते हुए उनको दूर करने के सुझाव दीजिए। तो भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण क्या क्या हैं? एक तो उच्च जनसंख्या वृद्धि, भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, बेरोजगारी, अशिक्षा, बाल श्रम, असहायता, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, ये सभी है जो भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण है। विश्व बैंक की परिभाषा के अनुसार निर्धनता रेखा $1 प्रतिदिन व्यक्ति अगर जो प्रति व्यक्ति से कम जीवन निर्वाह करता है तो उसको अपन निर्धन व्यक्ति कहते हैं। अंतर्जातीय असमानताएं, बिहार, उड़ीसा सर्वाधिक निर्धन राज्य में आते हैं, जबकि असुरक्षित जो समूह है जिसमें अनुसूचित जाति और जनजातियां, ग्रामीण कृषि श्रमिक के परिवार और नगरीय जो नियत मजदूर होते हैं वो परिवार इस निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित रहते हैं। किस राज्य में जो गरीबी कम हुई है? तो पंजाब और हरियाणा में उच्च कृषि वृद्धि दर से जो गरीबी कम हुई है। इसके अलावा केरल में मानव संसाधनों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, इससे गरीबी कम हुई है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में अनाज का सर्वाधिक वितरण हुआ है, इससे भी गरीबी कम हुई है। पश्चिम बंगाल में भूमि सुधार का उपाय किया गया, इससे भी गरीबी कम हुई है। फिर निर्धनता निरोधी उपाय सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी नीति के 2 कारकों पर निर्भर करती हैं, आर्थिक समृद्धि और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम। तो लक्षित निर्धनता विरोधी कार्यक्रम महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम है 2005 मनरेगा, इसके अलावा प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना है, और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। यह प्रावधान 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित करता है। तो यह प्रमुख ऐसे उपाय है जिसके द्वारा निर्धनता को कम किया जा रहा है। भारत में जो सरकार के द्वारा निर्धनता के उन्मूलन के लिए जो सरकार द्वारा चलाई जा रही 3 योजना प्रमुख कौन कौन सी हैं? तो एक तो है मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005,
प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993, ग्रामीण रोजगार सृजन 1995 और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना 1999 और राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना 2004 और अंत्योदय अन्न योजना, ये सभी सरकार की जो निर्धनता उन्मूलन के जो कार्यक्रम है उसमें शामिल है। तो 6 नंबर का जो प्रश्न था उसके अथवा में एक क्वेश्चन आपके और है कि निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीतियों पर चर्चा करें, तो वो सभी योजनाओं के नाम इसमें लिखना है। फिर 6 नंबर का आपके एक आएगा मैप। तो 6 नंबर का जो मैप आएगा वो एक तो जो भारत का जो स्थिति है उससे प्रश्न पूछा जाएगा कि कौन सी वर्षा क्षेत्र है जो अधिक होती है, सबसे कम वाला कौन सा है, दक्षिण पश्चिम मानसून की दिशा बतानी है, उत्तर पश्चिमी विक्षोभ की दिशा बतानी है, कंचनजंगा जो पर्वत शिखर वो बताना है, इसके अलावा नंगा पर्वत शिखर है, माउंट एवरेस्ट है, और सभी भी इसमें पूछी जा सकती हैं। या फिर भारत के जो स्टेट हैं उनके नाम पूछेंगे कि राजस्थान कहाँ पर है, गुजरात कहाँ पर है, दिल्ली, पंजाब, चेन्नई, कोलकाता, तो ये प्रमुख जो स्टेट है और केंद्र शासित प्रदेश है उनकी स्थिति के बारे में पूछा जाएगा। तो एक वीडियो पूरा अलग से आपके मैप से संबंधित आने वाला है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। 6 में से 6 नंबर आपके इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैप के लिए वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जब भी मैप का वीडियो आएगा वह सबसे पहले आपको मिल सके। टेस्ट नहीं दिया तो ज़रूर दे देना। टेस्ट इस प्रकार का जो हूबहू पेपर पैटर्न आपकी परीक्षा में आने वाला है। तो यही आपके जो 70 नंबर का 45 क्वेश्चन आपके 20 दिसंबर 2024 का पेपर आएगा उसमें देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक टेस्ट नहीं दिया तो ऐप पे जाके दे देना और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेना। और जो बाकी की जो किताबें हैं जो आपके पास में नहीं है तो PDF के रूप में ऐप के ऊपर उपलब्ध है, तो वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।